राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2006 का पीवाईक्यू का पेपर लेके आए हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको 2023 जून तक के सारे पीवाईक्यू के पेपर कराऊंगा। तो मैं खुद दोस्तों वही पढ़ रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए शेयर किया जाए। तो दोस्तों, ये पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। पहली जो वीडियो डाली थी दोस्तों, उसकी क्वालिटी में वीडियो क्वालिटी सही नहीं आई। कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो भी सही तरीके से अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसलिए दोस्तों हमने उसको नहीं अपलोड किया। आज दोस्तों हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए, आपको दोस्तों मैंने बताया था कि पहले 50 प्रश्न आते थे, अब 100 प्रश्न आते हैं, तो हमने वहीं से शुरुआत की है। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया है? ए जॉन ऑफ साल्सबेरी, सन टॉमस एक्विनास, और सी ग्रेगोरी, और डी रैडक्लिफ। तो दोस्तों 20 का सही आंसर है एक्विनास। इसका सही आंसर है सर टॉमस एक्विनास। एक्विनास अरस्तु की पॉलिटिक्स जो बुक है वो दोस्तों अरस्तु की है, बहुत फेमस बुक है। तो बुकें दोस्तों हमेशा याद करनी है। जितनी बुक्स हो सकती हैं आप याद कर लो किसने लिखी हैं, और जितने राइटर थिंकर हैं उनके जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो याद कर लो किसने दिया है। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन इसी से आपके फंस जाएंगे। चलिए, तो पॉलिटिक्स लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुआ, और उसने अरस्तु के दर्शन को मसीह धर्म की मान्यताओं के साथ समावित करके धर्मशास्त्रीय, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रमाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। एक्विनास स्कोलास्टिज्म मेथड अपनाता है। इसकी पुस्तक कॉमेंट्री ऑन द अरिस्टोटल पॉलिटिक्स 1271 है। तो दोस्तों यहाँ 2 बुक्स का जिक्र हो गया, एक तो अरस्तु की और एक एक्विनास की, जो उसने अरस्तु के ऊपर लिखी है, जो 1271 में आई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है, किसने कहा है? देखिए दोस्तों, ये जो चीजें हैं यही आपको याद करनी है। इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं, सुमेलन कीजिए, कार्यकाल पूछ लेंगे। असेंडिंग से डिसेंडिंग लगाने वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मैचिंग बहुत बनते हैं। और एक अभिकथन और कारण, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और एक जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो आते हैं दोस्तों थॉट्स या बुक्स के। इन बुक्स की मैचिंग दे देंगे, बुक्स का पूछ लेंगे कौन सी बुक का भाई असेंडिंग से डिसेंडिंग में लगाना होगा, कार्यकाल के अनुसार कौन सी बुक का पब्लिश हुई, ईयर के अनुसार। चलिए, ए लॉक, बी रूसो, सी मार्क्स, डी बेंथम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रूसो। रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव के मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई, जिसका लक्ष्य करके वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो दोस्तों रूसो की एक बुक आई थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 है। ये दोस्तों बहुत अच्छी फेमस बुक है इसकी, तो ये आपको पढ़नी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन कराऊंगा ताकि समय आपका बच सके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाई। देखिए मैंने आपसे कहा था मैचिंग आएगी, और मैचिंग में भी देखिए दोस्तों लेखक और पुस्तक आई है। अगर आपको 1 या 2 पुस्तक भी पता होंगी और लेखक पता होंगे तो भी आप पूरी मैचिंग सही करते हैं। जैसे द पॉलिटिक्स अरस्तु की है, और द प्रिंस दोस्तों, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑन लिबर्टी। अब आप यहां से देख लीजिए द पॉलिटिक्स अरस्तु, तो दोस्तों ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको अगर एक आता है तो आप ऐसे भी कर लेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं आगे किसकी है। चलिए, द पॉलिटिक्स अरस्तु की है, द प्रिंस मैकियावेली ने लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, और ऑन लिबर्टी दोस्तों जे.एस. मिल की है। चलिए, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है? तो दोस्तों शासन तंत्र की सरकार उच्चतम होती है, लोकतंत्र, अल्पतंत्र, शासन तंत्र, तानाशाही। यहां भी देखिए ऑप्शन सी सही है, शासन तंत्र। अरस्तु मध्यम मार्गी दार्शनिक था, उसे अतिवादी पसंद नहीं थी, इसलिए उसे पॉलिटी ही सबसे शासन प्रणाली जान पड़ी। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। अभिकथन और कारण, मैं आपको बताया था असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन काफी आते हैं। चलिए, लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं, कारण राज्य का अस्तित्व जीवन स्वतंत्र और संपत्ति की सुरक्षा में। तो इसका ए ऑप्शन, बी, सी, डी हमेशा सेम होते हैं। ए ऑप्शन होता है
आप वो देखिए, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन होता है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन होता है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन होता है ए गलत है परंतु आर सही। तो इसका जो सही है दोस्तों वो ए है, क्योंकि लॉक के अनुसार राज्य सीमित और मर्यादित है। राज्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का साधन मात्र है। फिर से दोस्तों मैचिंग आ गई। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, विचार विचारक, मैंने बोला था आपसे कि ये चीजें बहुत ज्यादा आएंगी, जबकि यहाँ 50 प्रश्न है। आप देखना जहां 100 होंगे वहां कितने ये वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सामान्य इच्छा, असीम प्रभुसत्ता, सीमित सरकार, नव राजनीतिक विज्ञान। तो चलिए जानते हैं ये किसने किया। सामान्य इच्छा दिया रूसो ने। दोस्तों ये किसका विचार है? रूसो का है। असीम प्रभुसत्ता हॉब्स का विचार है, और सीमित सरकार लॉक का, और नव राजनीति विज्ञान मैकियावेली का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? दोस्तों आपको उच्चतर मैंने बताया शासन तंत्र, और निम्नतर है दोस्तों लोकतंत्र। ये आप याद रखिएगा। प्लेटो की रिपब्लिक दोस्तों प्लेटो की बहुत फेमस बुक है। जो इनकी रचना है, ये कृति है, बहुत फेमस है। रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित आत्म तृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठा सिद्ध करना था, जिसे भ्रष्टाचारी और जनतंत्री दोनों ने अपना लिया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित किस नियम पर आधारित है? ए लोकतंत्र, बी अल्पतंत्र, सी मध्यम, और डी मात्रा और गुण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी मध्यम। अरस्तु मध्यम मार्गी दार्शनिक था। उसे अत्यवादिता बिल्कुल भी पसंद न थी, अतः उसने राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के स्थान पर पॉलिटी को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, जो लोकतंत्र व गणतंत्र का सम्मिलित रूप है। निम्नलिखित में से किसे अराजकवादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? एम.एन. रॉय, अम्बेडकर, गांधी, जयप्रकाश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गांधी राम राज्य की बात करते हैं। इसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा और व्यक्ति की नैतिक इच्छाएं प्रदान होंगी। यही कारण है कि उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। किसने उदारवाद लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया? जे रूसो, एंथनी डॉन, सी.बी. मैकफर्सन और रॉबर्ट डल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो सी.बी. मैकफर्सन। सी.बी. मैकफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया। उदारवाद का आधार स्वतंत्र है और वह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार स्वतंत्र है। इनकी पुस्तक द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 है। तो दोस्तों ये बुक दोस्तों याद रखिएगा, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास करता है? मैक्स वेबर और बार्टोमोर, परेटो और मॉस्का। दोस्तों इसका सही उत्तर यही होगा, परेटो और मॉस्का। सी मिल्स और मैक्स वेबर, और डी माइकेंस और लास्की। तो दोस्तों इसका देखिए बी सही है, परेटो और मॉस्का। परेटो, सी राइट मिल्स, टीवी परेटो, सी राइट मिल्स, टीवी बोटोमोर, मॉस्का ने अभिजन की धारणा पर अपने विचार व्यक्त किए। राजनीतिक अभिजन प्रबल राजनीतिक प्रभाव युक्त राजनेताओं की सामूहिकता का नाम है। ये किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, आपको अकेला बार्टोमोर लिखा आएगा तो पूरा नाम नीचे दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। कहीं कभार मिल्स लिख के आएगा तो आप सी राइट मिल्स हैं, जो पूरे नाम में कभी कभार शॉर्ट में लिख के आता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन समाविष्ट है। ए औपचारिक संरचनाएं तथा उनके कार्य, बी राजनीतिक प्रक्रियाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी होगा, ये तीनों अध्ययन उसमें समाविष्ट हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ। मनोविज्ञान, नरशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। तो उपयुक्त की सही कालानुक्रम क्या है, नीचे दिए गए कूट कर देखिए। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ये यही पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आया था नरशास्त्र, उसके बाद दोस्तों आया था मनोविज्ञान, नहीं उसके बाद दोस्तों आया था समाजशास्त्र, उसके बाद मनोविज्ञान, और सबसे अंत में आया था राजनीति विज्ञान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आमंड के अनुसार राजनीति व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल हैं
हित अभिव्यक्तिकरण, हित सामूहिकरण, कानून निर्माण, कानून लागू करना। तो दोस्तों वैसे इसमें 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिए हैं, तो हम फर्स्ट और सेकंड हमारा सही हो जाएगा, हित अभिव्यक्तिकरण और हित सामूहिकरण। दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है वो है राजनीतिक संप्रेषण। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की बहुप्रमुखी प्रक्रिया बतलाया है? केनेथ ऑर्गेन्स्की। दोस्तों यही इसका सही उत्तर होगा। लुसियन पाई, आमंड और पावेल, सैमुअल हंटिंगटन। तो दोस्तों केनेथ ऑर्गेन्स्की एकदम सही उत्तर है। केनेथ ऑर्गेन्स्की ने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया। राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना उसे राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर निर्देश करती है, जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों में और फिर हाल ही के वर्षों में विश्व के अन्य देशों में हुआ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संवैधानिक सरकार है सीमित सरकार। दोस्तों तो यहाँ संवैधानिक सरकार सीमित सरकार होती है। संविधान युक्त सरकार, संविधान जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति हो, सरकार जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो। दोस्तों इसका सही सीमित सरकार, देखिए सही है आपकी व्याख्या। संवैधानिक सरकार के तात्पर्य सीमित सरकार से है। संवैधानिक सरकार के अंतर्गत शासन व्यवस्था की परंपरा एवं रीति रिवाज के आधार पर नहीं चलती, बल्कि संविधान में उल्लेखित नियमों के आधार पर चलाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है भारतीय संसद, इंग्लैंड संसद। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड संसद सबसे शक्तिशाली है। यह कहा जाता है कि इंग्लैंड संसद सिर्फ पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, और वो सब बना सकती है। संयुक्त भारतीय अमेरिका की कांग्रेस, फ्रांस संसद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देख लीजिए, बी है इंग्लैंड संसद। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के विशिष्ट संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की संप्रभुता कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के विषय में ललोम ने कहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है सिवाय एक पुरुष को स्त्री और एक स्त्री को पुरुष बनाने के सिवा। सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाकर देखिए दोस्तों। फिर पुस्तक और लेखक आ गए, मैंने आपको पहले ही बताया था ये बहुत आएंगे। तो राजनीतिक विकास के चरण, राजनीतिक विकास के संकट, राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण, ये पुस्तकें ये किसने लिखी हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजनीतिक विकास के चरण केनेथ ऑर्गेन्स्की, राजनीतिक विकास के संकट लुसियन पाई, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण आमंड और बर्बर, और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण ला पालोम्बरा तथा मायरन वीनर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय शासन एवं राजनीति। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो दोस्तों भूदान आंदोलन का प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे ने किया था। देखिए दोस्तों वही सही उत्तर है। जयप्रकाश नारायण ने, भारतीय साम्यवादी दल ने, आचार्य विनोबा भावे ने और आचार्य नरेंद्र देव ने। तो दोस्तों किया था आचार्य विनोबा भावे ने। भारत में भूदान आंदोलन के प्रारंभ, भूदान आंदोलन से तात्पर्य स्वेच्छापूर्वक अपने पास की अत्यधिक भूमि को दान में देना था। आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है। पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी के लेखक कौन है दोस्तों? पॉल ब्रेस, मायरन वीनर, रजनी कोठारी और मॉरिस जोन्स। तो दोस्तों मायनर वीनर सही उत्तर है। मायनर वीनर पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी के लेखक हैं, जो कि 1962 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में किसको पेश किया जाता है? भारतीय राष्ट्रपति को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को, दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन, तो भारतीय प्रधानमंत्री। दोस्तों ये किया जाता है दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को। यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा विधेयक का अस्वीकार कर दिया गया है, तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए दोस्तों लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष, विशेष अधिकार समिति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 39। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत शामिल है। यह अधिकार इस बात की व्यवस्था करती है कि मूल अधिकारों के
संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों 32 क्या है, हम रिट दायर कर सकते हैं अगर हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध है। तो दोस्तों समानता का अधिकार एकदम सही उत्तर है। छुआछूत को विलुप्त करती है समानता का अधिकार। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं और भी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे कि समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत का अधिकार शामिल है। समानता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं: विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का मंत्रिपरिषद का संविधान में उल्लेख है। इसी तरह निम्नलिखित संस्थाएं संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं: राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग इत्यादि। सरकारी आयोग किसके संबंध में पूर्वावलोकन पूर्वावलोकन के लिए स्थापित किया गया? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विधानपालिका और कार्यपालिका, केंद्र और राज्य, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजकीय दल। तो दोस्तों केंद्र और राज्य के संबंध में सरकारी, तो सी सही होगा। केंद्र और राज्य सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में सिफारिश देने के लिए किया गया। इसका गठन सन 1983 में केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया। यह आयोग 3 सदस्यीय था। सरकारी आयोग के अध्यक्ष रणजीत सरकारिया ने, जबकि अन्य सदस्यों में एस.आर. सिंह, बी. शिवरामन थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया? राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, वीपी सिंह और इंदिरा गांधी। तो दोस्तों ये सही उत्तर होगा राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में नगरपालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया। राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी के मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल है 1984 से लेकर 1989 तक। निम्न में से किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य अनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो थी राष्ट्रीय जनता पार्टी, लेकिन अभी जो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा पंजीबद्ध हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसका देखिए सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय जनता पार्टी। अब इसकी व्याख्या और पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या है: राजद के सांसद सदस्य अनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमे पंजीबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह एक बुराई है कि लगभग सभी दलों से प्रतिनिधि शामिल हैं जिन पर कोई न कोई फौजदारी मुकदमा जरूर है। वर्तमान में बीजेपी के संसद सदस्यों पर सबसे अधिक फौजदारी मुकदमे पंजीबद्ध हैं। प्रश्नकाल के दौरान राजद बीजेपी की स्थिति में थी। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है: संयुक्त राज्य अमेरिका की, इंग्लैंड की, भारत की और चीन की। दोस्तों भारत की ये व्यवस्था कानून द्वारा सत्यापित प्रक्रिया भारतीय न्याय पद्धति की विशेषता है। कानून द्वारा सत्यापित प्रक्रिया के अंतर्गत शासन कानून के माध्यम से चलाया जाता है और कानून का निर्माण विधायिका करती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून और अवैध घोषित नहीं कर सकता। कारण है इसका रीजन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसका जो अभिकथन है वो सही नहीं है, लेकिन व्याख्या तो कारण तो सही है। तो डी इसका सही उत्तर होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। व्याख्या: भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सभी कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अतः कथन ए गलत है और सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है सत्य है। अतः विकल्प डी सही है। चलिए दोस्तों अब हम लोक प्रशासन से प्रश्न पढ़ेंगे। तो लोक प्रशासन मिन्नोब्रुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिन्नोब्रुक सम्मेलन दोस्तों 1968 में हुआ था। 1968, 1969, 1970, 1972। तो दोस्तों मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ था। दोस्तों यह सम्मेलन युवा पीढ़ी का सम्मेलन था। 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को
नवीन लोक प्रशासन के अभ्युदय ने समृद्ध किया। नवीन लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त व्याख्या को अस्वीकृत करता है। निम्न में से किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया है? फ्रैंक जे गुडनाउ, वुड्रो विल्सन, डी वर्ल्डो और लूथर गुलिक। तो दोस्तों वुड्रो विल्सन ने किया है। वुड्रो विल्सन प्रशासन के अध्ययन पर निबंध की विषय वस्तु का उद्देश्य प्रशासन और राजनीतिक से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना था। इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। किसको? वुड्रो विल्सन को। टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंधन के नियम में समाविष्ट है उच्च पारिश्रमिक का प्रोत्साहन, कार्य प्रणाली का मानकीकरण, दल भावना और कार्य स्थिति का मानकीकरण। तो दोस्तों 20 का सही उत्तर है बी में आपका आ जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा सही है और इसमें 4 होते हैं, एक यहाँ दिया नहीं है। टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंधन के नियम का समाविष्ट है एक सच्चे प्रबंध एवं कार्य का विकास, कार्यकर्ता का वैज्ञानिक आधार पर चयन, उसका वैज्ञानिक शिक्षण एवं विकास, प्रबंधन एवं श्रमिक के बीच में मैत्रीपूर्ण सहयोग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से किसने संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया है? हेनरी फेयोल, जेडी मू ने। तो दोस्तों हेनरी फेयोल ने ये किया है। एल डी वाइट, डीमॉक और डीमॉक। तो हेनरी फेयोल ने संगठन के 14 नियम बतलाए जिसमें 5 महत्वपूर्ण हैं: योजना, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण। और हेनरी फेयोल ने प्रशासन के तत्वों को पीओसीओसी के माध्यम से समझाया। दोस्तों पीओसीओसी और पोस्ट कॉर्प ये 2 चीजें हैं, इनको आप पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन हमेशा आता है। सहकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा? डब्ल्यू.एफ. विलोबी, एल डी वाइट, पेफनर और ग्रेस और डीमॉक। तो डब्ल्यू.एफ. विलोबी ने सहकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य कहा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डब्ल्यू.एफ. विलोबी। और अब 36, जब शब्द पोस्ट कॉर्प किसके द्वारा परिणत किया गया? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लूथर गुलिक ने किया था। लूथर गुलिक, ए लूथर गुलिक, बी मार्शल डीमॉक, सी जे.एम. पेफनर और डी वाल्डो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लूथर गुलिक। गुलिक ने प्रशासनिक कार्यों में पोस्ट कॉर्प शब्द का विशेष प्रयोग किया। पोस्ट कॉर्प के रूप में कार्यपालिका के कार्यों को स्पष्ट करने के पश्चात गुलिक तथा उदबरिक ने संगठन के उन सिद्धांतों का खोज करने का प्रयासों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जिसको आधार पर संरचना की जा सके। स्थानीय शासन सुधार के संबंधित निम्न का कालानुक्रम सही कूट बनाया। इनको असेंडिंग टू डिसेंडिंग लगाना है दोस्तों। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता। तो दोस्तों सबसे पहले हैं आपके लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, फिर आपके बलवंत राय मेहता हैं और फिर है अशोक मेहता। तो जान लेते हैं नीचे। चलिए स्थानीय शासन सुधार के संबंधित कालक्रम देखिए। लॉर्ड मेयो 1872, लॉर्ड रिपन 1882, बलवंत राय मेहता 1957 त्रिस्तरीय और अशोक मेहता 1977 2 स्तरीय। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए, इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? दोस्तों आदेश की एकता कहेंगे इस सिद्धांत को। ए आदेश की एकता, बी पदसोपान, सी केंद्रीकरण और डी प्रत्यायोजन। तो दोस्तों ए इसका सही उत्तर होगा आदेश की एकता। आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी के आदर्श ग्रहण नहीं करेगा। अब दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मैंने बोला था कि पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पुस्तकों को पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लेखक हैं पुस्तक के हर्बर्ट साइमन, हेनरी फेयोल, एम.एफ. टेलर, एल डी वाइट। तो दोस्तों हर्बर्ट साइमन ही है। और दोस्तों ये पुस्तक 1947 में आई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आप इन पुस्तकों को जरूर याद कर लें। अब देखिए फिर से दोस्तों मैचिंग आ गई और पुस्तक और लेखक ही आए हैं। लगभग 3 क्वेश्चन इन 50 क्वेश्चनों में आपके मैचिंग के आ गए, पुस्तक लेखक के, और 2 क्वेश्चन वैसे आ गए डायरेक्ट जिसमें उसने पुस्तक पूछी है। तो पुस्तक संगठन का चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्रियाशील कार्य देशकता, नियंत्रण विस्तार और पदसोपान प्रक्रिया। तो संगठन का चिर प्रतिष्ठित हेनरी फेयोल, क्रियाशील कार्य देशकता एफ.डब्ल्यू. टेलर सिद्धांत, नियंत्रण विस्तार V.A. ग्रेकुनास और पदसोपान प्रक्रिया J.D. मूने। तो दोस्तों
दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कोई भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कराएगा, क्योंकि सब यही पढ़ते हैं, इन्हीं से खुद का नेट जेआर से निकालते हैं। लेकिन जब आपको बताने की बात आती है तो बहुत घुमा फिरा के बहुत लंबा प्रोसेस बताते हैं कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, इतना पढ़ो, उतना पढ़ो, और अंत में क्या होता है, आपको पढ़ना यही पड़ता है। तो दोस्तों जो मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ वो आप पढ़िए, आप देखिएगा मेरा नेट भी निकलेगा और आपका भी निकलेगा। चलिए, यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं सहकारिता के आधार पर, आदर्श के आधार पर, अराजकता के आधार पर और क्रियाहीनता के आधार पर। तो दोस्तों सी इसका सही उत्तर होगा, अराजकता के आधार पर। व्याख्या, यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है मैकियावेली का यह कथन कि मनुष्य शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है निरंकुश, सापेक्ष और अपरिमित और परिमित। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, सापेक्ष। चलिए देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, ये मैंने अपने नॉलेज से बता। चलिए देखते हैं। तो व्याख्या, हाँ बी सापेक्ष ही है दोस्तों। और व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है अन्य मनुष्यों के कार्य एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण। कैपलन के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, सी इंग्लैंड और डी WTO। तो उत्तर ए दोस्तों सही होगा, कैपलन उत्तर ए दोस्तों सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कैपलन के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक अमेरिका हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था प्रोग्राम के लोकप्रिय करने के मार्टिन कैपलन का विशेष हाथ रहा है। चलिए दोस्तों, अभिकथन और रीजन आपका फिर आ गया असर्शन और कारण। तो दोस्तों चलिए करते हैं। संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है, कारण राज्यों को भय की समस्या अनुभूति। तो दोस्तों ए सही है, आर गलत है, यही इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि जो अभिकथन है वो सही है लेकिन उसका जो कारण है वो गलत है। क्योंकि संयुक्त सुरक्षा धोखा है, यह सही है, जबकि राज्यों के भय की सामान्य अनुभूति नहीं है, असत्य है, क्योंकि सभी राष्ट्र सुरक्षा के प्रति सदैव सचेत रहते हैं। कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है, हथियारों की दौड़, हथियारों का नियंत्रण, निशस्त्रीकरण और शांति। दोस्तों हथियारों की दौड़, कैदी का दृष्टिगोचर संकट हथियारों की दौड़ को उत्तेजित करता है। हथियारों की होड़ के पीछे प्रमुख कारण विभिन्न देशों के बीच विवाद है, जैसे सीमा विवाद, शरणार्थियों को लेकर विवाद इत्यादि। चलिए, सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा, सहकारी सुरक्षा और विस्तृत सुरक्षा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो सहकारी सुरक्षा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है विश्वव्यापी, आंशिक, निरंकुश, सापेक्ष। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ए, विश्वव्यापी। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे कानून होते हैं जिसका सभी देश पालन करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इसका पालन करने से वैश्विक शांति एवं स्थिरता कायम रहेगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम को पहचानिए। ट्रूमैन सिद्धांत, मुनरो सिद्धांत, ब्रेजनेव सिद्धांत और ग्वामा सिद्धांत। हमें इसमें से उस ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा सही है। मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, ब्रेजनेव सिद्धांत, ग्वामा सिद्धांत। तो दोस्तों यही सही है। सबसे पहले मुनरो सिद्धांत आया, ट्रूमैन सिद्धांत आया, फिर ब्रेजनेव सिद्धांत आया, उसके बाद ग्वाम सिद्धांत आया। तो आइए जानते हैं इनका कालक्रम क्या था। तो दोस्तों जो मुनरो सिद्धांत है वो पृथकतावादी नीति पे 1823 में। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत विस्तार को रोकना 1945 से 52। ब्रेजनेव सिद्धांत दोस्तों सीमित संप्रभुता का सिद्धांत है जो कि 1968 में आया। और ग्वाम सिद्धांत दोस्तों निक्सन डॉक्ट्रिन 1969 में आया। चलिए दोस्तों, ये सभी घटनाएं शीत युद्ध काल की हैं। दोस्तों शीत युद्ध आपको पता है वर्ल्ड वार के बाद जो था, तो जिसमें बहुत ज़्यादा हाई टेंशन सही थी कि कहीं कोई हमला ना कर दे, तो ये शीत युद्ध काल की हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पुस्तक और लेखक, देखिए दोस्तों फिर आ गए आपके पुस्तक लेखक के कितने क्वेश्चन आए, तो आपको ये याद करके आना है। गैंज, नॉर्मन एंजल, कांट, वुडरो विल्सन। अगर आप नहीं याद कर सकते आप बस डेली क्लास देखिए, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो दोस्तों गैंज जो लिखी है वो शक्ति संतुलन है, और नॉर्मल एंजल ने लिखी है अंतर्निर्भरता, कांट ने लिखी है चिरस्थायी शांति, और वुडरो विल्सन ने लिखी है सामूहिक
सुरक्षा। निम्न घटनाओं के सही कालक्रम को पहचानिए। होलेंस्की शिखर, वीना कांग्रेस, वे ऑफ पिंक्स, वर्साइल सम्मेलन। वर्साइल सम्मेलन, वे ऑफ पिंक्स, होलेंस्की शिखर, वीना कांग्रेस, वर्साइल सम्मेलन, वे ऑफ पिंक्स, हेलसिंकी शिखर। तो दोस्तों यही सही है। आइए इनका कालक्रम जानते हैं। तो वीना कांग्रेस 18 से 14-15, वर्साइल सम्मेलन जनवरी 1919-1920, प्रथम विश्व युद्ध का अंत व राष्ट्रसंघ की स्थापना। वे ऑफ पिंक्स, क्यूबा संकट 1961, हेलसिंकी शिखर सम्मेलन, वियतनाम संकट 1975। तो दोस्तों ये पेपर आपका आज कंप्लीट होता है। ऐसे डेली हम आपको एक पेपर कराएंगे, और पिक कराएंगे क्या, मैं खुद करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि आप इन सबसे लाभ उठाते रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।